बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 9 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमेरिका ने ईरान के ऊपर आज रात दोबारा हमला कर दिया और किन मकामात को निशाना बनाया गया, इस हमले का मरकज़ क्या था और इस हमले के बाद अमेरिका ईरान को क्या पैगाम देना चाहता है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या हिकमत अमली अपनाई और किन अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और दुनिया के अमन को तबाह करने में डोनाल्ड ट्रंप जो अमन का दाई बनकर दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, अपने आप को मार्केट कर रहा था कि अगर कोई अमन के नोबेल इनाम का हकदार है तो वह है डोनाल्ड ट्रंप। आज ये डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे खड़ा है? इसने दुनिया की मईशत को तबाह किया, इसने ईरान के अमन को तबाह किया, इसने दुनिया के अमन को तबाह किया, इसने दुनिया की मईशतों को गर्क कर दिया। आज वो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ईरान जंग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस पूरे अमल में पाकिस्तान की सालसी का क्या बनेगा, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाई और इसराइल की मदद से दहशतगर्द हमले इस बलूचिस्तान में किए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को ईरान अमेरिका जंग के बाद क्या बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका भी मुकम्मल हाल हवाला मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर कप्तान के नाम का खौफ, उनके नाम की तख्तियों को गिराया जा रहा है, लेकिन क्या तुम इमरान खान के नाम को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर सकोगे? इमरान खान को लोगों के दिलों से निकाल सकोगे? इमरान खान को पाकिस्तान में लोगों के दिलो दिमाग से क्या तुम माइनस कर सकोगे? मैंडेट को ख़त्म कर सकोगे? सियासत को ख़त्म कर सकोगे? तो इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तरफ है इमरान खान की कारकर्दगी, इमरान खान से मोहब्बत, और दूसरी तरफ है गलियों को पक्का करवाने की पॉलिसी। गलियां पक्की हो रही हैं लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल फिर भी इनके पास नहीं है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर CCD के खिलाफ दरखास्त, 42 जवान शहीद बलूचिस्तान में, और फिर शहबाज ने बाजवा को क्या कहा और खुफिया मीटिंग की कहानी, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है। जरूर जाकर प्रोग्राम को देखें, शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके, क्योंकि इन तमाम रेवेन्यूज़ को हमने स्किल सेट के लिए पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे वक्फ कर दिया है, तो आप जाकर इसका हिस्सा बने। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे जुमेरात, मुलाकात का दिन। इस दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भूल गई, लेकिन हम नहीं भूले। दोस्तों, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से इस दिन को लेकर मैंने जितनी तनकीद की है शायद ही किसी ने की हो, और उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक दिन मौजूद है जिस दिन वो बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर इकट्ठे होकर पाकिस्तान की हुकूमत और फैसला साजों के ऊपर एक प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रेशर कहीं नज़र नहीं आता। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायदीन को ऐसा लगता है कि शायद यकीन दिलवा दिया गया कि इमरान खान को रिहा अब नहीं हम कर सकते और इमरान खान कभी रिहा नहीं होंगे। पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए उनकी सज़ाओं के ऊपर मोहर लगेगी। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इस वक्त जेल में काट रहे हैं। इमरान खान को पाकिस्तान में आईनी अदालत से भी वही सज़ा उसके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी जो ट्रायल कोर्ट से उनको दी गई, और अब तमाम रास्ते इमरान खान के बंद हो चुके हैं उनकी रिहाई के। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही है कि कब जस्टिस डोगर की अदालत से इमरान खान की सज़ा के ऊपर मोहर लगाई जाए, एक और दरख्वास्त आईनी अदालत में दायर हो और उसके ऊपर भी मोहर लगा दी जाए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक जवाज़ होगा। बयानिया जो इमरान खान का था उसे दफन करने का, बयानिया जो इमरान खान ने, और जो जुस्तजू, जो कोशिश और जो लगन इमरान खान की थी, इसे सब कुछ किस तरह से सबोताज किया जाएगा, ये आपके पास एक एक्सक्यूज़ आ जाएगा। लोग कहेंगे जी कि पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान को सज़ा दे दी, अब हम क्या कर सकते हैं? लिहाजा हमें तहरीक के बारे में सोचना है, इमरान खान की लेगेसी के बारे में सोचना है, और हमें अब इमरान खान की जमात के वारिस के बारे में सोचना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी या इनकी जितनी भी कमेटीज़ हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जितने भी कान लगे हुए हैं, अगर आप उनको सुने तो दोस्तों वहाँ से यही खबर आ रही है कि लोग मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। दोस्तों, ये तकरीबन कोई 7-8 माह की बात है, इससे पहले भी ये कुछ होता रहा। हमें ना अब डर लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू करते हुए। वो बात मैंने आपको इसलिए कही कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन इधर की उधर, उधर से इधर, और उसके ऊपर एक हिकमत अमली, ये लोग मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं।
और तहरीक इंसाफ से इन लोगों से बात करना मैंने बहुत पहले इसलिए छोड़ दिया था कि क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों को निकाल कर, जिनमें सहाफ़ी भी हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी टियर ऑफ लीडरशिप है, ये तमाम लोग मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ये एक तरह से टाउट का काम कर रहे हैं, ये खबरी का काम कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को पहुंचाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का और मईशत का ये हाल कर दिया जो इस वक्त पूरी कौम जो है भुगत रही है। तो आज जुमेरात का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जुमेरात को मुकम्मल तौर पे अकेला छोड़ दिया गया। मंगल को अगर बहनें किसी तरह एहतजाज ना करें तो यकीनन इस दिन को भी ये तन्हा छोड़ देते अकेला। और पाकिस्तान में इमरान खान की बहनें जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, अगर ये बहनें मैदान में मौजूद ना होती तो शायद आज हालात जो है मुख्तलिफ होते। दोस्तों, इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्यों इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कह रहा हूँ और ये लोग कर क्या रहे हैं। देखें, कश्मीर के अंदर पिछले 1 माह से कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, आप उनको हटा नहीं सके। आपने वहाँ पे रेंजर्स को उतारा, आपने फ़ौज को उतारा, आपने सिक्योरिटी एजेंसीज को उतारा, आपके लोग वहाँ पर उनके अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों को घर वापस भेजने पे मजबूर नहीं कर सके। आपने उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, लीडरशिप क्या कर रही है? वो कर ये रही है कि बहनें कोशिश करती हैं इन लोगों को इकट्ठा करने की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो कोशिश करती है कि किसी तरह से इस एहतजाजी धरने को और एहतजाज को किसी तरह से ख़त्म किया जा सके। तो ये आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपने एक दिन भी कोशिश नहीं की। आपको क्या लगता है कि अगर अली मीन गंडापुर और 3 दफ़ा अगर इस्लामाबाद का रुख कर सकता है तो बाकी लीडरशिप को भी करना चाहिए था, लेकिन हमें ये एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि पूरी की पूरी लीडरशिप आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है। दोस्तों, जो लिस्ट गई है अडयाला जेल, इसका भी तज़किरा करते चलें। रावलपिंडी अडयाला जेल में इमरान खान से जुमेरात रफ़का मुलाकात का दिन। मुलाकात की फहरिस्त में मोहम्मद यार, ज़ुबैर अहमद कुरैशी, रमज़ान खान का नाम शामिल है। मैंने नहीं जानता, काबिल एहतराम हमारे लिए दोस्त हैं, जाहिद महमूद, वहीद खान, सबिन यूनुस और इन तमाम लोगों का। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने सीरियस हैं इस मुलाकात के हवाले से। अगर इनमें से किसी की मुलाकात हो जाती है, आप ज़रा तसव्वुर करें, 9 माह में किसी की मुलाकात नहीं हुई, और अगर कुछ लोग हमारी ये बात सुन रहे हैं और सुनने के बाद इनकी मुलाकात करवा देते हैं। किसी ने जाहिद महमूद की बात पे यकीन करना है, वहीद खान या सबिन यूनुस, रमज़ान खान, ज़ुबैर अहमद कुरैशी, मोहम्मद यार, इन नाम, इनकी शक्लें कोई नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इनकी मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाती है तो ये जाकर क्या कहेंगे खान साहब को, और क्या पैगाम अंदर से आएगा। और अगर इमरान खान ने कह दिया कि तहरीक चलाओ, कश्मीर से लेकर कराची तक तहरीक चलाओ, केपी से लेकर जो है वो तुम्हें सिंध के कोने कोने तक तहरीक को चलाना है, पंजाब के चप्पे चप्पे पे तहरीक चलाओ, बलूचिस्तान में तहरीक चलाओ, तो किसी ने इनकी बातों को यकीन करना है। यहाँ पे बहनों की गुफ्तगू पर यकीन नहीं किया जाता। बहनें जो इमरान खान का उस ख़ानदान का हिस्सा हैं और इमरान खान की बहनों की बातों पर लोग यकीन नहीं करते और तहरीक नहीं चलाते, तो क्या इन 5-7 लोगों की बातों पर कोई यकीन करेगा? और ऐन मुमकिन है कि इनकी बातों को बतौर सियासत इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, ये एक लिस्ट है। इमरान खान से मुलाकात का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी की सारी लुटिया जो है डुबो दी है, और अब क्या होगा वही होगा जो ये कॉम्प्रोमाइज़ लोग चाहेंगे इस जमात के अंदर। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना, ऐसा लगता है कि इनको मालूम पड़ गया है या इनको बता दिया गया है या इनको यकीन दिला दिया गया और इन्होंने यकीन कर लिया सुनने के बाद कि इमरान खान अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। हमने जो कुछ करना है हम करें, आने वाले कल के बारे में सोचें और इसी तरह मामला चलते रहें। दोस्तों, ये इमरान खान का खौफ है कि पाकिस्तान में ताकतवरों ने आइन के अंदर तब्दीलियाँ की। ये इमरान खान का खौफ था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के साथ साथ कानून को भी बदला गया कि अपील का हक कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती है, एक केस अभी अपने पूरी जो उसका प्रोसेस है उससे गुजरता नहीं है और कानून को तब्दील कर दिया जाता है कि अपील का हक आपके पास होगा ज़रूर, लेकिन आप इसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नहीं, बल्कि जो दूसरी अपील है उसे आप डायरेक्ट लेकर जाएंगे आईनी अदालत के सामने। कानून को आपने तब्दील किया। ये इमरान खान का खौफ ही था कि आपने उसे जेल में रखा। ये इमरान खान का खौफ ही है कि आप उसे जेल में रख कर अपनी सियासत को ज़िंदा रखना चाहते हैं। ये इमरान खान का खौफ ही है कि आप इमरान खान को जेल में रख कर अपने आने वाले कल को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपने बच्चों को अपना इक़्तिदार, वरासत, मरूसियत की जो वरासत है इसे मुंतकिल कर रहे हैं। अब हुआ क्या है जी कि आपके पास तो कारकर्दगी नहीं है, आपके पास विजन भी नहीं है। इनकी सोचना सड़क और नाली से आगे नहीं बढ़ती।
दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन हमारी पाकिस्तान के अंदर आज भी सड़कें पक्की नहीं हो सकी। पाकिस्तान में आज भी गलाजत आपको गलियों में नजर आएगी। पाकिस्तान के हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अब इनकी सोच चूंकि आगे नहीं बढ़ रही, इन्होंने क्या किया कि इमरान खान के प्रोग्राम्स के ऊपर यानी तख्ती पर तख्ती लगाने का सिलसिला दोस्तों आज भी जारी है। इमरान खान के नाम की तख्ती जो 200 बेड मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज मियांवाली के मेन गेट पर नस्ब थी, उखाड़ कर स्टोर रूम में फेंक दी गई। इमरान खान से तकरीबन 3 अरब रुपए की लागत से इमरान खान ने मुकम्मल होने वाले ये मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियांवाली के अवाम को तोहफे में दिया, जो ना सिर्फ मियांवाली बल्कि पूरे सरगोदा डिवीजन के लिए एक अजीम तिब्बी सहूलत था और जिसका इफ्तिताह उन्होंने दिसंबर 2022 में किया। आज इस अस्पताल का स्टेटस तब्दील करके इसमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया और इफ्तिताई मौके पर जो खान साहब के अल्फाज थे ये मैं आपको बता देता हूँ। मिनोवन जो उन्होंने कहे इस खित्ते के हवाले से, एंड मदर एंड चाइल्ड जो उनकी सेहत का मामला दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के अंदर इस शोबे के अंदर और इस मामले में कितनी संजीदगी पाई जाती है। दुनिया में बच्चे जन्म देते हुए जो ख़वातीन की अमवात होती है, पाकिस्तान में इसका तनासुब सबसे ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह छोटे शहरों में माँ और बच्चे की सेहत के लिए अस्पताल ना होना। इसलिए मियांवाली में मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल बनाया गया। ये सिर्फ मियांवाली के लिए नहीं बल्कि करीबी इजला बल्कि KPK के इलाकों डेरा इस्माइल खान, बन्नू और लकी मरवत की ख़वातीन के लिए भी सहूलत फराहम करेगा और जिन्हें हमल या ज़चगी के दौरान पेचीदगियाँ होती हैं। देखें, ये पूरी एक स्टडी की गई और उसके बाद आसपास के इलाकों में जो ख़वातीन थी और उनको सहूलत मुहैया की गई कि आप अपने इलाज को इस अस्पताल में करवाएं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सरगोदा डिवीजन के लिए तिब्बी सहूलत था जिसका इफ्तिताह उन्होंने दिसंबर 2022 में खुद किया। अब इसे ख़त्म कर दिया गया और मियांवाली के अवाम के लिए जो तोहफ़ा था इसे अब अपनी मर्ज़ी से किसी और चीज़ में तब्दील कर दिया गया और ये है वो इंतकाम। यानी आज इस अस्पताल का स्टेटस तब्दील करके इसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आप खुद तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपने इमरान खान की तख्ती के ऊपर तख्ती लगाना जो है वो शुरू की हुई है। इससे आवाम आपके साथ नहीं होगी बल्कि आप नफ़रतों को समेट रहे हैं। आपके बीरबल, आपके तर्जुमान जो आपके साथ चल रहे हैं, उन्हें उनके मशवरों पर मत चलें क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी डुबो देंगे। डूबना तो आपने वैसे भी है, लेकिन इनके मशवरों पर चलने के साथ साथ आप का जो वक्त है वो जल्दी आ जाएगा और आप जल्दी डूबेंगे। और दोस्तों, आपको खबर ये भी दें कि खैबर पख्तूनख्वा अमीरात का बिल जिसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जब तनकीद हुई तो सुहेल अफरीदी साहब को पाकिस्तान की आवाम के सामने आकर इस बिल के ऊपर नज़रसानी का ऐलान करना पड़ा। यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, उनका हमेशा से खासा रहा कि जब वो तनकीद करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप हो या वो लोग जो इस वक्त इमरान खान के मैंडेट के अमीन बनकर बैठे हैं, उनके ऊपर भी तनकीद होगी। और इसका नतीजा ये निकला कि सुहेल अफरीदी को इसके ऊपर नज़रसानी का ऐलान करना पड़ा। दोस्तों, इस बिल को लेकर नून लीग कन्फ्यूजन का शिकार है। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि उन्हें तनकीद इस बिल पर करनी है या फिर इसको कबूल करना है। अब हुआ क्या जी कि इस बिल पर मज़ीद तनकीदी बयानात सामने आ रहे हैं। एक तो तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं, सुने तलाल चौधरी की गुफ्तगू, और मैं आपको आगे चलकर नासिर भट्ट ने क्या कहा उमर दराज गोंदल के प्रोग्राम में वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तलाल चौधरी ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मरात बिल सियासी रिश्वत है। ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि हम इक़्तिदार में आकर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे और अरकान असम्बली आम आदमी की तरह ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। क्या आम आदमी को मुफ्त सफ़र, मुफ्त असलहा, लाइसेंस, सरकारी गेस्ट हाउस में मुफ्त क़याम और गाड़ियों पर काले शीशे लगाने की इजाज़त हासिल है? देखें, ये वो लोग बात करें जिन्होंने 11 अरब का जहाज़ ना लिया हो। आपको एक बिल के ऊपर तकलीफ़ थी, पाकिस्तान की आवाम को भी तकलीफ़ है। उन्होंने सवाल किया तो इसके ऊपर नज़रसानी शुरू हो गई। लेकिन 11 अरब के जहाज़ के ऊपर जब तनकीद हुई तो बड़ी ढिठाई के साथ हमें और पाकिस्तान की आवाम को ये कहा गया कि हाँ भाई, लिया है जहाज़ तो क्या कर लोगे। ये फ़र्क है। पॉपुलर हुकूमतें, पॉपुलर ओपिनियन, पॉपुलर जो जमातें होती हैं वो आवाम की मर्ज़ी से आती हैं, आवाम के वोट की ताकत से आती हैं। और जब आप आवाम के वोट की ताकत से नहीं आते तो फिर आप इसी किस्म के जवाब देंगे ना कि हाँ भाई, जहाज़ लिया है, कर लो जो कुछ तुमने करना है। क्योंकि आपको पता है कि हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे जहाँ से बार बार चश्मा निकलता है, जहाँ से चश्मे का रास्ता जो है वो आपको मिलेगा। आप कभी भी पाकिस्तान की आवाम के रास्ते इक़्तिदार में नहीं आते, इसीलिए आप आवाम से
एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको गालियाँ निकालें, आप उनको बुरा भला कहें और वो जो मर्ज़ी कर लें, तनकीद करें और आगे से आप कहेंगे कि हाँ भाई लिया है जहाज़, जो तुमने करना है कर लो। ये फ़र्क था नून लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के अंदर। दोस्तों, फैसल करीम गुंडी साहब जिनके अपने भाई ये बिल लेकर आए, उन्होंने क्या कहा कि केपी हुकूमत की अपनी मराद के लिए बाकी सूबों और दुनिया के साथ तो मुकाबला है, लेकिन जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और शहादतें देते हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बदअमनी का शिकार है और हमें माली बुरहान का सामना है। ऐसे हालात में इस किस्म की अय्याशियों और मराद की कोई गुंजाइश नहीं, ये वापस लिया जाए। अच्छा भाई, एक वो असद उमर हैं और दूसरा मोहम्मद ज़ुबैर साहब है, तो भाइयों की आप बात छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे भाई थे जिन्होंने एक जमात के साथ वक्त गुजारा, बाकी ख़ानदान के लोगों ने दूसरी जमात के साथ वक्त गुजारा। ये अलग बात है कि शाम को बैठ कर ये चुगलियाँ ज़रूर करते होंगे कि देखो हम पाकिस्तान के अवाम को कैसे बेवकूफ़ बना रहे, तो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन फैसल करीम गुंडी साहब ने ये बात ज़रूर की। PTI ने क्या तोजी इसके ऊपर पेश की। शौकत यूसुफज़ई साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मोनोग्राम अपडेट नहीं हुआ, इसलिए असम्बली की वेबसाइट पर इसे अब तक अपलोड नहीं किया गया। इसके बाद सहाफ़ियों, मेंबरान असम्बली, सेक्रेटेरिएट स्टाफ और ख़ुद शौकत यूसुफज़ई के कहकों से हाल गूंज उठा। ये बातें जो है उन्होंने बतौर रीजनिंग एक रैशनल जो है वो आवाम के सामने रखा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इससे पहले वाले बिल भी असम्बली वेबसाइट पर मौजूद थे, इसके बाद वाले भी मौजूद थे, लेकिन ये बिल मौजूद नहीं था। बिल क्या वापस होगा? सोहेल रफ़ी साहब ये कहते हैं कि जिस कानून पर KP के अवाम मुतमईन नहीं, हम इस पर सब पार्लिमानी लीडर को बढ़ाकर नज़रसानी करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कानून साज असम्बली वाले मामले पर मुतराज़ निकात को निकालने की हिदायत दी गई। काबीना इजलास में वज़ीर आला सोहेल हफीदी ने वज़रा को अपने महकमों में तवज्जो देने की सख्ती से हिदायत दी और कई वज़रा ने महकमों के सेक्रेटरीज़ की जानिब से अदम ताउन पर शिकायत की। देखिए, मेरा ये केस नहीं है, ना मेरा ये थीसिस है। मेरा पाकिस्तान की आवाम का जो केस है वो इमरान खान मैंडेट, जो मैंडेट आपके पास है इमरान खान की रिहाई के लिए, तुम कुछ क्यों नहीं करते? देखिए, खबरें इससे पहले भी जो लोग बैठे हुए थे उनकी भी रिपोर्ट होती रही, पंजाब हुकूमत की भी रिपोर्ट होती हैं और बड़ी शान के साथ रिपोर्ट होती हैं। यहाँ पर तो पुलिस मुकाबले भी रिपोर्ट होते हैं और बड़ी शान के साथ रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पर जब पीले कपड़ों में डार फैमिली का चश्मो चराग अदालत में पेश होता है, जब उसका मास्क उतरवा कर उसकी शनाख्त परेड की जाती है, वो भी रिपोर्ट होता है। इस मुल्क के अंदर गरीब के बच्चे को जब चौक चौराहों में कत्ल कर दिया जाता है, वो भी रिपोर्ट होता है। इस मुल्क के अंदर 11 अरब का जहाज़ भी रिपोर्ट होता है। सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है। अगर कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कोशिशें जो होनी चाहिए थी और जो तनकीद होनी चाहिए, वो तनकीद रिपोर्ट नहीं हो रही। आवाम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया और मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि ऐसा लगता है ये है कि इनको यकीन दिला दिया गया कि अब इमरान खान बाहर नहीं आएगा और अब तुम अपना फैसला खुद कर लो। देखें, 8 फरवरी 2024 से पहले भी इसी किस्म का माहौल था। क्या था कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। अवाम ने कहा कि ऐसी की तैसी, तुम पार्टी को ख़त्म करो, हम इस नज़रिए को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी साजिश को ही मिटा देंगे। और वोट की ताकत से इस साजिश को मिटाया गया। तो फिर जिक्र होता है फॉर्म 47 का। बारी आई फॉर्म 47 की और फॉर्म 47 के बाद जो कुछ हुआ वो आज पाकिस्तान की पूरी 25 करोड़ आवाम इसे भुगत रही है। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूं, और ये 2 मुल्ज़मान का वकील जी अब सामने आ गया है और वही हुआ जो हमेशा से होता आया। मुल्ज़मान के वकील ने आकर गुर्बत कार्ड खेला और कैसा खूबसूरत अंदाज में कार्ड खेला। वो ये कहते हैं कि 2 गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और जाती केस में 2 मुल्ज़मान साजिद अली और सिकंदर खान के वकील सलमान शाहिद का बयान, ये गरीब लोग हैं, फैमिलीज़ को रसाई तक नहीं दी जा रही, एलीट को प्रोटोकॉल दिया जाता है। 20-15 हज़ार की नौकरी करने वाले को क्या पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, लेकिन उसको ये ज़रूर पता है कि इज़्ज़त क्या होती है। और इज़्ज़त लूटने वाले, इज़्ज़त से खेलने वाले और जिनके हाथों में ये लोग खेलते रहे और फिर उन्होंने इज़्ज़तों से खेला, क्या उन्हें इसकी आगाही की ज़रूरत थी? दोस्तों, एक जानवर में और इनके अंदर कोई तो फ़र्क होना चाहिए ना, और ये फ़र्क इन्होंने मिटा दिया। तो अब जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले को क्या पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। लेट्स सी कि इनका केस क्या है और इनके ऊपर किस किस्म का इल्ज़ाम है। ये खैर रिपोर्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो बात कर सकें, लेकिन कैमरों को देखते हुए धोड़ लगा दी गई और किसी किस्म की बात जो है वो लोगों से नहीं करवाई गई। दोस्तों, ईरान जंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो हानिया अहमद केस है इसमें मज़ीद इंकशाफात हुए और 9 साला हानिया अहमद के वालिद अदील अहमद ने पुलिस की कार्रवाई पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए DPO को दरख्वास्त दे दी है और कहा कि अदील अहमद का दावा है कि वक़ूए के दौरान डाकुओं ने कोई फायरिंग नहीं की।
बल्कि वाकया कांस्टेबल की सीधी फायरिंग के बायस पेश आया। वारिद के मुताबिक थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर एहसन अब्दुल्ला ने वकुए का गलत रंग दिया, जबकि डीएचक्यू अस्पताल में पुलिस खिदमत काउंटर पर तैनात सिपाही ने उनके साथ इंतहाई बदतमीजी की। अदील अहमद ने मजीद इल्ज़ाम ये लगाया कि सब इंस्पेक्टर और सिपाही ने इलाज शुरू होने से पहले सादे कागज़ पर ज़बरदस्ती दस्तखत कराए। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मुलजिम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए FIR में दफ़ा 302 की बजाय 322 शामिल की गई। अदील अहमद ने मुतलका सब इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके ऊपर अब लेट्स सी की क्या होती है कार्रवाई, इसे देखना होगा। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, खित्ते की सालमियत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दहशतगर्दों ने घात लगाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। हम लोगों की सालसी करवा रहे थे, लेकिन हमारे घर में आग लगी है। इस घर को देखो, इस घर को बचाओ दुश्मनों से। और वो दुश्मन जो 78 बरसों से पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये दुश्मन क्या कर रहा है और इसको DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बयान किया। पाकिस्तान के अंदर BLA और इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब खैर पाकिस्तान का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों तहरीक तालिबान वाले अब इकट्ठे हो गए हैं और इन्हें इकट्ठा करने में भारत का किरदार है और भारत की सरकार इन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है। और दूसरी तरफ प्रॉक्सी के तौर पर इनको इस्तेमाल बलूचिस्तान के अंदर किया जाएगा और इसराइल का भी भरपूर तरीके से आपको हाथ नजर आएगा। आपने कुछ अरसे से सुना होगा जी कि ड्रोन हमले हुए हैं और ड्रोन कब्जे में ले लिया गया, अफगानिस्तान से ड्रोन हमला किया गया। ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? पत्थरों से तो ड्रोन नहीं बनते। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? ये ड्रोन अफगानिस्तान के अंदर कैसे मुहैया किए जा रहे हैं? असलहा कहाँ से आ रहा है? ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। इसमें भारत भी है, इसमें इसराइल भी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जनरल साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। बलूचिस्तान में हालात कशीदा हैं। DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये गुफ्तगू है बिटवीन शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के एक पुराने आर्मी चीफ के दरमियान, और उस वक्त उन्हें सवाल करना चाहिए था जो सवाल उन्होंने आज तक नहीं किया। बलूचिस्तान में हालात कशीदा हैं जी। DGI SPR ये कहते हैं कि दहशतगर्दों के हमलों में 4 आम शहरी, 27 पुलिस एहलकार और 11 फौजी एहलकार शहीद हुए, जबकि मजमूई तौर पर 4 दिनों में 54 दहशतगर्द मारे गए। देखें, मैं एक तो बात, हमारा कसूर पता क्या है या हमारी गलती क्या है? गलती ये कि जब हम कहते हैं ना कि आम शहरी, भाई शहरी शहरी होता है, मुहब्बे वतन होता है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। आप कहें ना कि 4 पाकिस्तानी मारे गए, आप कहें कि 4 शहरी मारे गए, ये आम शहरी क्या होता है और ख़ास शहरी क्या होता है? जब तक हम इस तफरीक को ख़त्म नहीं करेंगे ना, हमारे हालात यही रहेंगे, हमें इसी किस्म के हुक्मरान मिलेंगे। तो कोशिश करें ये आम शहरी का जो लफ्ज़ है इसे ख़त्म किया जाए। शहरी शहरी होता है, ये आम और ख़ास जो है ये हमारी इस्लाह क्रिएट की गई है। अब दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका सके। इन हमलों में अफगानिस्तान मुलविस और भारत सहूलतकार है। आर्मी चीफ ने NDU में खिताब किया और कहा कि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं और पाकिस्तान इससे आगाह है। सरहद पार से दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाएगा, सहूलतकारों को ख़त्म किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भारत ने हाल ही में TTP और BLA का इत्तेहाद कराया और अब एक साथ इनकी ट्रेनिंग हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा DGI SPR से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, पाकिस्तान की सरकार से, ताकतवरों से, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों से कि इसे TLP तहरीक तालिबान कहा करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान मत कहा करें, और इसे डिक्लेयर किया जाए। टेलीविज़न के ऊपर भी बाकायदा SOPs जारी किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान का इन लोगों से क्या ताल्लुक़ है? तो मेरे प्यारे वतन का नाम इन मकरू नामों के साथ नहीं आना चाहिए। भारत ने हाल ही में TTP, TT, तहरीक तालिबान और BLA का इत्तेहाद कराया और अब एक साथ इनकी ट्रेनिंग हो रही है, जबकि हमारे पास इतलात हैं कि इसराइल भी उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। नदीम मलिक साहब ने फिर उनसे सवाल किया, वो बैठे हुए थे TV के ऊपर, और दोस्तों इससे पहले भी ये बात होती रही है कि इन्हें लाकर यहाँ पर बसाने वाला कौन था। नून लीग इसके ऊपर हमेशा से सियासत करती रही है, जैसा कि उन्होंने ये जो बरात बिल है इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। आधी जमात कहती है कि होना चाहिए, आधी जमात कहती है नहीं होना चाहिए। जनरल बाजवा साहब के बारे में ये बात होती रही। जनरल बाजवा ने खुद ये कहा, और नदीम मलिक साहब और बाकी लोग भी ये बात इससे पहले भी कर चुके हैं, कि जनरल बाजवा ने खुद से ये बताया कि हमने कभी भी, हमारे प्लान में नहीं था कि हमने इन लोगों को पाकिस्तान में कहीं लाकर बसाना है, लेकिन नून लीग हमेशा से सियासत करती रही। नदीम मलिक साहब ने फिर इसका एक हवाला दिया। ये हवाले मैं आपको इससे पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि रिसेंट इसकी एक एग्जाम्पल हमारे सामने आई, तो वो क्या कहते हैं, जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ
और शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर शरीक हुए। पूरे इजलास में वो जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते रहे। हम आपके साथ हैं। वो इस वक्त पूछ लेते कि जिन लोगों को आपने वापस लाकर यहाँ पर बसाया जा रहा है वो किन शराइत पर बसाया जा रहा है। ये वही लोग हैं ना जो आज पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। ये शहादतें यार, ये हमारे बच्चे हैं जिनको शहीद किया जा रहा है। हम क्या सारी उम्र लाशें गिनते गुजार देंगे? लाशें गिन रहे हैं बचपन से, लाशें गिन रहे हैं बड़े हुए, और लाशें गिनते हुए क्या हमारे ज़िंदगी के बाकी जो साल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? तो पाकिस्तान में ताकतवरों को ये फैसला करना चाहिए कि आपका मकाम सालसी करना नहीं है। सालसी करें, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में अमन लाना भी ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, जो डेवलपिंग स्टोरी है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ईरान के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया गया है और पिछली 2 रातों में हमने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अमेरिका के हमले देखे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं और अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर नए फ़ज़ाई हमले शुरू किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर अमेरिकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू किए ताकि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर किया जा सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका बैनुक़वामी अहमियत की हामिल आबी गुज़रगाह में आज़ादाना तौर पर सफ़र करने वाले तजारती जहाज़ों और उनके शहरी अमले के खिलाफ हालिया बिलाजवाब जहारियत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है और ये हमला हमने इस तनाजुर में किया। अब दोस्तों, खबर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास, सरक और कोनार्क और चाबहार में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बुशहर सूबे के करीब भी धमाके सुने गए। बुशहर पर अमरीकी हमले से जोहरी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस जल्द खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले शुरू करेगी। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अमरीकी सदर ने धमकी देते हुए कहा था कि हमने गुज़श्ता रात ईरान पर हमला किया और मुमकिन है कि आज रात ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे। दोस्तों, ईरान के शहर सरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। ये रिपोर्ट हो रहा है विदन ईरान, और ईरान के शहर बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरक और बंदर अब्बास में धमाके, फ़िलहाल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका ने ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दिया। मैं आपको जो लेटेस्ट इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और अब से कुछ ही देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जी वक्त हुआ है कोई 4 बजे होंगे गालबन, और जब ये वीडियो आपके पास आएगी तो तकरीबन 5 जो हैं वो बज चुके होंगे। अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ईरान के ऊपर हमला किया गया और अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान सुप्रीम लीडर्स एडवाइजर्स वार्न्स एनिमीज विल बी सिवियरली पनिश्ड। ईरान की सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें बाकायदा तौर पे कहा गया है कि ईरान के दुश्मनों को सख्ती से निपटा जाएगा। मोहसिन रज़ाई पोस्टेड अ कुरानिक वर्स ऑन एक्स सेइंग द एग्रेसिव एनिमी एंड इट्स एक्कॉम्प्लिसेस विल बी सिवियरली पनिश्ड। हमलावरों को मुंह की खानी पड़ेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ दोस्तों शेयर करें। यूएस बॉम्बिंग टू गेट मच वर्स इफ ईरान डजंट हॉल्ट अटैक्स ट्रम्प। अगर ईरान ने हमले बंद ना किए तो ये बमबारी मजीद हम तेज कर देंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, यूएस एयर स्ट्राइक्स हिट 2 मरीन पियर्स एंड द मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर इन ईरान चाबहार पोर्ट। द स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स, वही जो मैंने आपको खबर दी थी कि इन्होंने एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला किया और दूसरी तरफ जो वॉच टावर था उसे भी तबाह कर दिया गया ताकि आबना हुर्मुज़ के ऊपर इनकी जो गिरफ्त है कमज़ोर हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूं और ये डेवलपिंग स्टोरी है। ईरान्स मेहर न्यूज़ एजेंसी इज रिपोर्टिंग दैट द यूएस एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग 2 marine piers and the maritime traffic control tower in Chabahar, and the explosions have now been reported on Iran's Abu Musa's island, according to Iranian state media. 3 other explosions were reportedly heard near Tahuri village in Iran's southern city of Sarak. सरक के अंदर एक और हमला हुआ है जो, और ये लेटेस्ट इस डेवलपमेंट्स हैं और ईरान इज़ अंडर अटैक। लेकिन दोस्तों ये देखना होगा कि ईरान इन हमलों का जवाब किस अंदाज में देता है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो जवाब ईरान की तरफ से दिया गया वो डिसाइसिव स्टेटमेंट यानी डिसाइसिव हमले के बारे में कहा जा रहा है कि अब हम ईरान की तरफ से ऐसा जवाब देंगे जिसे दुश्मन कभी भी भूल नहीं पाएगा। ये ईरान की स्टेटमेंट है, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले ईरान और कतरी वज़ीर ख़ारजा का जी राब्ता हुआ है और इलाकाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सफारतकारी के ऊपर जोर दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म
और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल बिलख़ुसूस आपने हुर्मुज़ पर पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर तबादला ख़्याल किया गया। देखिए, ख़तरा अब इनको ये है कि अगर ईरान बाज़ नहीं आ रहा, कतर पे उन्होंने कुवैत के ऊपर हमला किया, उन्होंने बहरीन के ऊपर हमला किया, तो अगली बारी किसकी है? अगली बारी फिर कतर की होगी ना। तो कतर इज़ ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन, इन टॉक्स विद ईरान, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह भी ये हमले कतर के ऊपर ना किए जाएँ, क्योंकि दोस्तों अब ये हमले रुकेंगे नहीं। मैंने आपको ना, मेरा ख़्याल है कि 1 हफ़्ता पहले ही बता दिया था, इरफ़ान हाशमी टॉक्स के ऊपर हम पिछले 6-7 दिनों से वीडियो नहीं कर रहे बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग, और उसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं कर सका। लेकिन ये खबर मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये पूरा जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचता है, पाकिस्तान से दोस्त भी हमारे पहुंचते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। इनको पहले दिन से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। आपने हुर्मुज़ के अंदर एक्सेस आपको मिला, फिर आपको एग्जिट भी चाहिए था, पाकिस्तान की खिदमत ली गई। आपको 5 दिन की विंडो दी गई कि हमला करो, सब कुछ तुम्हारा होगा, नहीं मिल सका। 100 दिन से ऊपर हो गए, आप सब कुछ अपना वहाँ पर गवा कर वापस आ रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी, मिडल ईस्ट की मईशत को तबाह कर दिया, दोस्त दुश्मन बन गए, नेटो इत्तेहाद टूट गए, यूरोपीय यूनियन आपके खिलाफ हो गई, डोनाल्ड ट्रंप का अमन का जो पैगाम था वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया, लोगों को आप धमकियां लगाते हैं। अब गुंडा राज आपने दुनिया में कायम करने की कोशिश की, तेल की आलमी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपने हुर्मुज़ एक ऐसा हथियार ईरान के हाथ में आ गया। आपके बदले क्या था? आप तो अपने लोगों को कायल करने में नाकाम रहे कि अमेरिका पहले से ज़्यादा ताकतवर है। आप क्या सुनते हैं स्टेटमेंट्स? क्या स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की कि हम पहले से ज़्यादा अजीम हैं, हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, उनको क्या मालूम कि दुनिया में ताकत के बलबूते के ऊपर तलवार के ज़रिए, बंदूकों के ज़रिए, बंदूकों के साए में, टैंकों के गोलों में और मिसाइल्स की गरज बरज के अंदर, जहाज़ों के आने जाने के अंदर आप अमन कायम नहीं कर सकते। अमन कायम होता है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। दुनिया को अगर आपने अमन का गहवारा बनाना है और आप वाकई चाहते हैं कि आपको कुछ मिल सके, तो आपको इन हमलों को फ़ौरी बेहतर करना होगा। ट्रंप ऑर्डर्स न्यू राउंड ऑफ स्ट्राइक्स आफ्टर कॉलिंग ईरानियन लीडर्स स्कम। ये खैर लफ्ज़ जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है, और डोनाल्ड ट्रंप अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे हैं। मैं यही कहूँगा इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद। और दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूँ, दुनिया के बड़े बड़े अखबारात इस वक्त इस खबर को फॉलो कर रहे हैं और इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस वक्त सिचुएशन विद इन ईरान क्या है। अब एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि इन हमलों के बाद अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका ईरान दोबारा से टेबल पर आएंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि हमको की जन्नत में रहने वाली स्टेटमेंट होगी। और अमेरिका कोशिश भी अगर करे तो ईरान कभी भी अब इनके साथ इस टेबल पर नहीं बैठेगा। देखिए, ये जो जिस किस्म के हमें ईरान के अंदर मंजर देखने को मिला ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि करोड़ों लाखों की तादाद में लोग ईरान की सड़कों पे थे। तुम तो ईरान को तबाह करने के लिए गए, ईरान तबाह नहीं हुआ, तुम खुद तबाह हो गए। इसका उन्होंने अब एक रिएक्शन देना था। और जाते जाते अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ हम मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेंगे। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि इन्होंने बहाना बनाकर किसी न किसी चीज़ को निकलना था, क्योंकि जो यहूदी लॉबी है वो अपना काम कर रही है। और अगर मुआहिदा हो जाता है MOU के बाद, टेक्निकल मुआहिदा, तो यकीनन ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। मैं आपको ना इरफान हाशमी टॉक्स के अंदर इस पर तफसील से बात करेंगे, तो दोपहर 12 बजे ज़रूर इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर जाकर वीडियो देखिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।